हेलो बच्चों, हम शुभम सर ऑनलाइन माई स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, अच्छा पिछले लेक्चर में जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किए थे स्थिर विद्युत क्षेत्र, उसका डीबीपी तो कर लियो ना। ऐप में जाकर उसका डीबीपी करते चलो भाई, ठीक है। तो उसमें डीबीपी से फायदा ये रहेगा हमेशा लगातार कि लेक्चर के सारे क्वेश्चंस वहाँ कवर कर लेंगे, तुमको उससे पता चल जाएगा कि लेक्चर में जो जो हम लोग पढ़ाए हैं, जो जो तुम वीडियो में देखे, वो सब वहाँ पूरा समझ में आ चुका है कि नहीं। और उसमें हम लोग बोर्ड के और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बहुत सही से अरेंज किए हुए हैं, ताकि अगर लेक्चर और डीपीपी ही बस करते रहे ना तो एकदम श्योर एंड सर्टेन है तुम्हारा कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी तो हो ही जाएगा और साथ ही साथ में जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ लिए थे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का जो नियम था उसका वेक्टर रूप पढ़ लिए थे ना। वेक्टर रूप पे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। हम पढ़ा दिए थे भाई कि जो अगर मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास दो आवेश है, मान लेते हैं एक आवेश है Q1 और एक और आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दे दी गई है स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम इस पे बात करें तो बोलेंगे क्या कि दूसरे पर एक के कारण लगने वाला बल F21 लिखे है ना, तो बोलेंगे क्या Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला बल क्या था इसका सूत्र, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख लेते R21 कैप, ये लिखे थे। ये हम बता दिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था और कई बार ये बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कि भाई जो कूलॉम का नियम उसको वेक्टर रूप में लिखना है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला तो है ही कि भाई F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, उसी का यूज करना है। और फिर डायरेक्शन तो हम लोग दिखा ही देंगे कि अगर दोनों का समान आवेश है तो प्रतिकर्षण हो रहा होगा, अगर दोनों पर विपरीत आवेश है, एक पर प्लस एक पे माइनस, तो आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो यूज वही करेंगे। लेकिन अगर कभी भी प्रूफ करने को आ गया कि भाई कूलॉम का नियम सदिश रूप में लिखे तो ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यूज दिमाग में बैठा के रखो कि यूज हमेशा क्या करना है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वाला ही करेंगे, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक बात तो है ना कि हम लोग के दिमाग में बिल्कुल ये चलना चाहिए, अगर नहीं चला तो फिर चलाओ दिमाग में भाई। 11th की याद है कहानी कुछ कुछ, कह रहे सर क्यों बार बार 11th की बात करते हैं, नहीं कि हम लोग को सर कल परसों की चीजें नहीं याद होती हैं, 11th का क्या याद रहेगा। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का दिमाग लगाने की कोशिश करो भाई। अगर हम ये बात करें कि जैसे कूलॉम का नियम है हम लोगों का, कूलॉम का नियम, कूलॉम ये ऐसे रहेगा, कूलॉम का नियम। और जैसे हम लोग यहां पर जब हम लोग बल लिखते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये लिखते हैं क्या। अगर याद हो तो भाई जो न्यूटन के अकॉर्डिंग था, न्यूटन का नियम किसके लिए, दो बिंदु आवेशों नहीं, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल था, क्या था सूत्र उसका, F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटा R स्क्वायर, यही था क्या। ये बात समझ में आ रही है। तो काफी कुछ सिमिलर जैसा है। तो ये भी ना बोर्ड में बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, लिखो एक प्रश्न तो, कूलॉम के नियम तथा न्यूटन के नियम के बीच समानता तथा अंतर को लिखें। कूलॉम के नियम तथा न्यूटन के नियम के बीच समानता तथा अंतर को लिखें, ठीक है। या ऐसे बोल देते हैं, क्या बोला जाता है, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की समानता तथा अंतर लिखें। ये क्वेश्चन है भाई। क्या बोला जा रहा है कि विद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच समानता तथा अंतर लिखना है हम लोगों को, ठीक है। ध्यान देना एक बार भाई, एक बार पहले वीडियो रोक के सोच लो अच्छे से, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे विद्युत बल के बारे में तो जान चुके हैं और हम लोग 11th में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, सही बात है।
तो सोचो ध्यान से, वीडियो रोको, पहले एक बार ऐसा कर तो 1-2 मिनट के लिए पहले समानता के बारे में सोचेंगे और फिर 1-2 मिनट हम लोग अंतर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के लगभग 4 मिनट तक के लिए वीडियो रोको और सोचो ध्यान से। अब सुनना, सोच समझ लिए हैं क्या? देखो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग समानता की बात करते हैं कि सर क्या समानता है, ठीक है। जैसे अगर ये याद है, ये तो पता है हम लोगों को, अभी डिस्कस किए कि 2 बिंदु आवेश हों, एक Q1 एक Q2, उनके बीच की अगर ये दूरी r है तब हम लोग ये सूत्र लगाते हैं। वैसे हम लोग ये 11th में भी पढ़े होंगे कि भाई अगर 2 द्रव्यमान वाली वस्तु है, बिंदु द्रव्यमान वाली, एक का बिंदु द्रव्यमान दे दिया गया है m1 और दूसरा दे दिया गया है m2 और उनके बीच की दूरी r है, तो ये सूत्र है f का, ठीक है। तो समानता क्या है? पहली समानता तो यही है कि ये वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दोनों जो बल हैं वो दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम या वर्ग के व्युत्क्रम नियम, कई सारे बुक्स में ये लिखा रहता है, कई बार बुक में लिखा रहता है व्युत्क्रम वर्ग नियम, ठीक है, कई बार लिखा रहता है वर्ग व्युत्क्रम नियम। तो जो भी है तो वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कैसे? देखो दोनों में 1/r² 1/r² है, ठीक है। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता है कि ये दोनों बल जो हैं वो हमेशा दोनों बिंदु द्रव्यमान या दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, ठीक है। लगने वाला बल सदैव द्रव्यमान या फिर आवेश, जो भी है, सदैव द्रव्यमान या आवेश, रुक जाओ, द्रव्यमान अच्छे से लिख दें, द्रव्यमान या आवेश को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। देखो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जो बल है ना वो हमेशा, चाहे वो आवेश के केस में हो चाहे द्रव्यमान वाले के केस में हो, वो जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों इसमें क्या हो गई? समानता, मुख्य समानताएं हो गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि भाई इन दोनों में एक दूसरे के अंतर क्या है, कि क्या है जो अलग है। हटा दें इसको, देखना भाई ध्यान से, अंतर पे आते हैं अब हम लोग। ये तो हम लोग समानता की बात कर लिए। 1 मिनट उड़ा दे इसको, गायब कर दिया जाए, कपड़ा ना ज्यादा ही गीला है, रुक जाओ। चल देखना ध्यान से भाई, वो तो समानता हो गई हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? अंतर पे, कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर, पहला अंतर देखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ, जो ये विद्युत बल है, विद्युत बल अगर दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? हम लोग कैसी बात कर रहे हैं सर, एकदम सिंपल बात है, प्रतिकर्षण होगा। तो इसका मतलब कि जो बल है वो प्रतिकर्षण का लग सकता है, प्रतिकर्षण। अच्छा अगर एक प्लस एक माइनस या ये वाला माइनस ये वाला प्लस हो जाए तो आकर्षण का भी लगेगा कि नहीं? तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों संभव है, दोनों संभव है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत बल की। अरे दोनों आवेश की बात कर रहे हैं ना, तो विद्युत बल की कहानी क्या है भाई? विद्युत बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है या फिर आकर्षण का भी हो सकता है। लेकिन 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 ये जो 2 द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं, जिनमें 2 द्रव्यमान दिख रहा है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का? तो बोले कि सदैव आकर्षण का बल होता है, सदैव आकर्षण का बल, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी भाई, सदैव आकर्षण बल होता है किसमें? गुरुत्वाकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो सदैव आकर्षण का बल होता है। तो भाई ये तो बहुत भयंकर अंतर आ गया कि जो विद्युत बल है वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, आकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव किसका होगा? आकर्षण का होगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला
अंतर हो गया इन दोनों में, ठीक है। चलो एक और बात करते हैं भाई, दूसरी बात विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल, अच्छा ये K क्या था, K की जो वैल्यू थी वो हम लोग क्या लिखते थे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 की घाते 9, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही होता था। अच्छा ये जो G है, G इसका मान कितना था, याद है क्या, G का मान तो था 6.67 गुणे 10 की घाते -11, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोल रहे थे कि ये कब है, ये है वायु या फिर निर्वात में है, ठीक है, वायु या फिर निर्वात में। लेकिन ये सभी माध्यम के लिए होता है, सभी माध्यम में समान, मतलब इससे नहीं फर्क पड़ रहा है कि पानी में है, तेल में है, हवा में है, कपड़ा इसके बीच में क्या है, कुछ भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो। ये जो G है, अगर दो द्रव्यमान को हम ऐसे हवा में रखें, पानी में डुबा दें, मिट्टी के तेल में डुबा दें, पेट्रोल डुबा दें, डीजल में डुबा दें, कुछ भी कर दें, ये जो G है नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम दो आवेश लिए, दो आवेश के बीच में हवा है तो K का मान यही, पानी में डुबा दिए कुछ और, तेल में डुबा दिए कुछ और, मिट्टी के तेल में डुबा दिए कुछ और, पेट्रोल डुबा दिए कुछ और, मतलब ये कि ये दोनों आवेशों के माध्यम, अगर बीच का माध्यम हम बदलें तो K का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब कि विद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, या बहुत सही से लिखें तो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात भाई, विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिंदु द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये भी बिंदु द्रव्यमान होंगे और ये बिंदु आवेश होंगे, ठीक है। अच्छा वैसे एक और बात भी हम लिखवा सकते हैं क्या, कि देखो एक चीज समझो, इसीलिए हम लोग K को केवल नियतांक बोलते हैं भाई, और G को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसी भी नियतांक अगर सार्वत्रिक वर्ड आ गया ना तो समझ लो कि वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता होगा। जैसे अगर याद है PV बराबर nRT, हम लोग आदर्श गैस समीकरण में भी जब R पढ़ते हैं तो R को हम लोग गैस नियतांक नहीं बोलते हैं, हम लोग R को बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मतलब कि वो जो R है ना वहां पे, वो भी बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो G है इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो ये भी बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज हम यहाँ लिख सकते हैं अंतर में, कि जो तुमको दिख रहा होगा ये चीज, देखो मात्रक से देखो, इसका मात्रक देखो बहुत बड़ा है कि नहीं, K का मात्रक, K का जो मान है वो देखो बहुत बड़ा है, 9 गुणे 10 की घाते 9, बहुत ज्यादा है। और देखो जो G का मान है वो बहुत कम है, 10 की घाते -11, तो ये तुमको पता भी चलेगा, ये बाद में सिखाया भी जाएगा, और तुम्हें ये बात अभी समझ के भी रखना है अच्छे से। एनसीईआरटी में ना पेज नंबर 13 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी हम लोग वैसे उसको करेंगे, तो तुम देखना एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में वो कंपेयर किए हुए गुरुत्वाकर्षण बल को और विद्युत बल को, वहां वो ये चीज बताए हैं कि नहीं गुरुत्वाकर्षण बल बहुत छोटा होता है और विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये समझ के रखना है। तो अंतर में ये भी लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो बहुत कम होता है विद्युत बल की तुलना में, ठीक है। तो ये इस तरह की बात हो गई भाई, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ना एग्जाम्पल नंबर करते हैं एनसीईआरटी का, पेज नंबर 13 देखो, पेज नंबर 13 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुनना ध्यान से, हम वो क्वेश्चन समझा रहे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहे हैं, हम पहले वो क्वेश्चन हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन में मेनली 2 पार्ट है, वहां पे ना जो ये कूलॉम फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका कंपेयर ही करना है, ध्यान देना, जो कूलॉम फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कंपेयर करना है पहले पार्ट में। तो किसके लिए कंपेयर करना है देखना,
भाई एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल, पहले पार्ट में हम लोगों को कंपेयर करना है फोर्सेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब विद्युत बल और जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ जी, ये एफ ई, इनका ना तुलना करना है। किसके लिए? सबसे पहले ये ए वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो पहले किसके लिए तुलना करना है हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तुलना करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? धनावेश होता है। दूसरा है हम लोगों को तुलना करना है प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। हम लोगों से क्या बोला जा रहा है? हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ कितना? 9.11 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, कितना है? वो है 1.67 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम। समझ में आ रही है बात? तो बस अब हम लोग को तुलना करने का मतलब कि अनुपात निकालना है एफ ई और एफ जी का। चलो ध्यान दो, एफ ई बटा एफ जी, इन दोनों का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए एक बार और एक बार प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए। चलो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और ट्राई करो दो क्वेश्चन। देखो सुनना ध्यान से भाई, बात करते हैं एक बार। क्या बोला गया है कि दोनों को ना समान दूरी पर मानते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसी पर आते हैं। इसके अभी बी पार्ट की बात नहीं कर रहे, अभी पहले पार्ट पे आ रहे हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं ना, एक बार ए पार्ट को बनाना चालू करते हैं। ए पार्ट के पहले पोर्शन को बनाते हैं। क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ है प्रोटॉन। ठीक है, इनके बीच की चाहे जो भी दूरी हो स्मॉल आर मान लेते हैं। तो अगर हम लोग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखें तो क्या लिखेंगे कि Q1 Q2, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E, इस पर भी E, इस पे धनावेश होता है, इस पे ऋणावेश होता है। लेकिन याद करो, हम सिखाए थे ये बात कि जो कूलॉम बल होता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस सूत्र में ना Q1 Q2 का केवल परिमाण रखते हैं, चिन्ह नहीं रखते हैं, क्योंकि जो दिशा हम लोग मानेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण वो अपने आप बता देगा। इसीलिए जब भी F का सूत्र यूज करेंगे तो आवेश को बिना चिन्ह के रखते हैं। तो भाई इसका चिन्ह मतलब इसका केवल परिमाण रखेंगे E और इसका भी E, तो E स्क्वायर, अरे K Q1 Q2 है ना, बटे आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लिखें तो क्या होता है सूत्र? G M1 M2 मतलब ME MP बटा आर स्क्वायर। हम लोग को क्या चाहिए? FE बटा FG चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ से FE बटा FG, अगर इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर कट गया कि नहीं? क्या बचा भाई? K E स्क्वायर बटा G ME MP। ये कहानी समझ में आ रही है क्या? बस यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे। K का मान कितना? 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में बोला गया है निर्वात या वायु बोला गया है वहाँ पे, तो K का मान रख दिया। E स्क्वायर करेंगे, E का मान कितना होता है? E का मान जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। बात समझ में आ रही है? रख देते हैं तो आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19, पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग स्क्वायर कर देंगे। G का मान कितना है? G का मान होता है 6.67 गुणे 10 की घाते -11। इधर दिखेगा नहीं, इसीलिए हम केवल ME MP रख दे रहे हैं। ठीक है, ME MP का मान यहाँ दिए हुए है, इसको यहाँ रख लो। इसको यहाँ रख के अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें लगभग आएगा 2.4 गुणे 10 की घाते 39। बात समझ में आ रही है? ध्यान देते हैं। अगर भाई देखो एकदम सिंपल बात है ना कि अगर किसी दो चीज का अनुपात एक बहुत बड़ा नंबर आता है, 10 की घाते 39 बहुत बड़ा नंबर होगा कि नहीं? अरे भाई 2.4 पीछे 0.0000039 बार लगाना है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो निश्चित तौर पे ये तभी आ सकता है इसका मान जब ऊपर वाली क्वांटिटी, ऊपर वाली राशि बहुत ज्यादा हो और नीचे वाली राशि क्या हो? बहुत कम हो। तो अभी हम यही बता रहे थे अंतर में कि जो विद्युत बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना उसका मान बहुत कम होता है। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से भाई ये तुम लोग पहले वाले का कर लिए, नोट कर लो इसको अच्छे से। दूसरे पर आ रहे हैं, वीडियो रोक के सब कुछ नोट कर लिया करो अच्छे से। सेकंड पे आए, प्रोटॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन कर देते हैं। प्रोटॉन भाई प्लस, यहाँ पे प्रोटॉन करेंगे तो भाई प्रोटॉन पे ये भी प्लस ही और ये भी प्लस ही। पहले क्या हो रहा था? आकर्षण का बल लग रहा था क्योंकि एक ऋणावेश और एक धनावेश था,
लेकिन अभी दोनों धनावेश है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है, लेकिन परिमाण तो वही रहेगा क्योंकि दोनों में हम लोग केवल परिमाण रख दिए यहाँ पे, तो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे भी अब एमपी हो जाएगा तो यहाँ हम लोग इसको एमपी का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। और ये एमपी मध्य प्रदेश मत समझ रहे, समझे, पता चला मध्य प्रदेश, अच्छा मध्य प्रदेश सोच रहे हैं, ये एमपी मास ऑफ प्रोटॉन बता रहा है, ठीक है। बस यहाँ मान रख दिया अगर, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एम पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो इसका मान आ जाएगा 1.3 गुणे 10 की घाते 36, ठीक है। तो देखो अभी भी ये बहुत ज्यादा ही आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि विद्युत बल का परिमाण बहुत ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होता है, बहुत कम होता है। नोट कर लो इसको अच्छे से भाई, ये हम लोग का एक एग्जाम्पल होगा किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके बी पार्ट पे आ रहे हैं। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बी पार्ट में हम लोगों से बोला जा रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लेना है, एक प्रोटॉन लेना है और अब की बार बीच की दूरी दे दिया गया है। देखो ध्यान से, हटाएं इसको, अब हम लोग उसी एग्जाम्पल में पेज नंबर 13 पर ही है भाई, पेज नंबर 13 के बी पार्ट में देखते हैं, ठीक है। बी पार्ट में देखना, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इलेक्ट्रॉन, और एक ले लिए हैं प्रोटॉन। इनके बीच की जो दूरी दे दी गई है ना, वो दे दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। बोले अच्छा सर, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तो 10 की घाते -10 मीटर के बराबर होता है। वापस मान तो वही दिया हुआ है, क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास दे दिया गया है 1.67 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से, बोले अच्छा सर ठीक है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है ना, यहाँ पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, केवल मान पूछ रहे हैं, और एक्सेलरेशन प्रोटॉन पर कितना होगा, ठीक है। इसका भी केवल मान पूछा जा रहा है। चलो दिमाग लगाओ भाई, वीडियो रोको 5 मिनट के लिए और ट्राई कर लो तो एक बार क्वेश्चन। चलो कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई, इसके सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ ध्यान से, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऋणावेश धनावेश है तो बल कैसा लगेगा, आकर्षण का। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दोनों पर जो लगने वाले बल का परिमाण है वो तो पक्के से समान है भाई। इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा और जो प्रोटॉन पे बल लगेगा उनका परिमाण तो पक्के से समान, के Q1 Q2/r²। इस पर कितना आवेश, -e, इस पर +e, लेकिन केवल परिमाण रखेंगे तो दोनों जगह e बटा, मतलब ke² बटे r²। r² मतलब 10 की घाते -10, इस पूरे का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या। इसको अगर हम देखें तो 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, इस पूरे का स्क्वायर और बटे 10 की घाते -20 आएगा। यही बात आ रही है क्या। तो 16 256, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 गुणे 2.56 गुणे, ये सही है ना। तो यहाँ पे -38, ऊपर जाके +20, -18 और 9, तो 10 की घाते ये -9 बच रहा है क्या, देखो सुनो ध्यान से। -38 यहाँ होता है, स्क्वायर करते ना, ऊपर जाके +20, -38 +20 -18 और ये +9, तो -9 बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम से जानते हैं कि बल बराबर होता क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बोले हाँ सर सही बात है। तो अगर हम लोग लिखे त्वरण, चलो लेट से बारी बारी बात करते हैं ना, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पे F बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। सिमिलर तरीके से अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखें तो हम क्या लिख लेंगे, दोनों पर बल तो समान है ना, मास ऑफ प्रोटॉन ये अलग। देखो सुनो ध्यान से, क्या दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण समान, बोले हाँ। क्या दोनों पर लगने वाला बल समान है, नहीं। देखो बल बोलने से ना दोनों चीजें आ जाती हैं, परिमाण भी और दिशा भी। तो देखो ना, दिशा तो अलग अलग है ना, परिमाण भले क्या है, समान है। तो दोनों बलों का परिमाण समान है, लेकिन त्वरण समान हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि त्वरण किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, और दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। अच्छा ये देखो, जिसका हर कम होता है
उस भिन्न का मान ज्यादा आता है कि नहीं। जैसे देखो ना, अगर हम बोले कि भैया हमको 10/4 करना है और एक जगह 10/2 करना है, तो 10/4 करेंगे अगर तो 2.5, 10/2 करेंगे तो 5 आया। तो देखो ना, हर का मान अगर बढ़ा तो पूरा मान घट गया, अगर हर का मान घट गया तो पूरा मान बढ़ गया। देखो हर बढ़ गया तो पूरा मान क्या हो गया था, घट गया था। तो देखो ना, किसका हर कम है, वैसा निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो कम है। घात ऋणात्मक है, दिमाग लगाना, माइनस में ना घात है, अभी प्लस में होता +31 +27 तो ऊपर ज्यादा हो जाता, लेकिन -31 -27 तो उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन का जो त्वरण है वो क्या आ जाएगा, कम आएगा। अगर हम लोग रख दें तो यहां से हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो मिल जाएगा 2.5 × 10⁻22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ हम लोग MKS पद्धति में रख रहे हैं। वैसे अगर हम यहाँ ध्यान दें तो आ जाएगा 1.4 × 10⁻19 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हम लोग कर लिए भाई वो एक अच्छा सा उदाहरण, जिसमें हम लोग क्या कंपेयर किए, हम लोग तुलना किए विद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके की कहानी हुई भाई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, सुनना अच्छे से। चल एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। जस्ट अगले पेज पर जब हम लोग आएंगे, पेज नंबर 14 पर, तो वहां भी हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी ध्यान से देखते हैं एक बार हम लोग ना, सुनना। वहां एग्जाम्पल में क्या दिए हैं, वहां वो एग्जाम्पल में बोले हैं कि हमारे पास एक ए है बेचारा, एक बेचारा बी है, ठीक है। सबका जो शेप है ना, आकृति, वो सेम टू सेम माना, इसका शेप इसका शेप एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो ये है बेचारा ए, ये है बेचारा बी। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा भाई, इसमें प्लस 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 बना हुआ है, ठीक है, और इस वाले पर प्लस और प्लस बना है, ठीक। अच्छा एक मिनट, इसको ना ए और बी को ना बाहर भगा देते, बाहर भगा, उसको बाहर भगा दिया। इसको इनके बीच का ना डिस्टेंस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा देखो क्या किए हैं ना, जो ये ए है ना, इसको एक धागे से, नायलॉन के धागे से लटका दिए हैं। नायलॉन एक बहुत पतली से एकदम धागा होता है, जिसका खुद का जो द्रव्यमान है वो एकदम नगण्य होता है, ठीक है। एकदम पतले धागे से बांध दिए। ये भी धातु का गोला है, ये भी धातु का गोला है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर हम इसको पकड़ के ले गए, ऐसे हाथ से नहीं किसी चीज से पकड़े हुए, ऐसे ये बनाया हुआ है, कुछ शेप बना हुआ है, ऐसे चिमटा टाइप का बना हुआ है कुछ, उससे पकड़ के पास लेके गए हैं, तो बताओ इन दोनों में क्या होगा? पहले आकर्षण की प्रतिकर्षण। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, ए पे तो प्रतिकर्षण लगेगा, ए दूर भागने की कोशिश करेगा। बोले हाँ सही बात है, ए तो दूर भागा। तो हम लोग क्या किए ना, जैसे अगर ये दूर भागेगा तो किसी न किसी एंगल पे ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं ये धागा, तो उससे हम लोग क्या निकाल लिए, इस पे लगने वाला बल निकाल लिए, ठीक है। बल निकाल लिए हम लोग, उस बल को क्या कर लिए, नोट डाउन अपने पास लिख के लिए, ठीक है। बोले हाँ सर ठीक है, लिख लिए। अब क्या हो रहा है ना, अब कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ क्या है भाई, ये देखो ए और बी का जो साइड है, एकदम दिमाग में बैठा के रखो इस बात को, कि ए और बी की जो त्रिज्या, जैसे गोला है ना ये धातु का, तो इनकी जो त्रिज्या है ना, मान लो तो ये आर, इसको भी तुम अगर आर मान रहे हो ना, तो आर ना बहुत छोटा है 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। एकदम एकदम नेग्लेक्ट कर देना, उपेक्षा करनी है। जो इनका खुद का साइज है, इनके बीच की दूरी की तुलना में इसको उपेक्षा कर देनी है। तो सर आप इतना क्यों बड़ा बना दिए? हम इसलिए बड़ा बना दिए ताकि ये समझ में आ जाए कि हम लोग ऐसा बनाए हैं। वैसे एक्चुअली में ऐसे है, ये देखो हम बताते हैं, ये ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी, और ये ऐसे बहुत छोटा है, ठीक है, ताकि हम लोग इसको बिंदु आवेश मान सके। देखो कुलाम का नियम, अभी हम लोग इस पे आएंगे। कुलाम के नियम की कंडीशन है भाई, कुलाम का नियम ना केवल बिंदु आवेश के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, फैले हुए आवेश के लिए नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बहुत छोटा, इसको भी बहुत छोटा मान रहे हैं, ठीक। अच्छा फिर क्या कर रहे हैं भाई, फिर ना इसके पास एक सी लेके आए, इसमें मान लेते हैं कुछ बल लगा, वो बल मान लो हम उसको नोट कर लिए, बल लग रहा है कितना, F, ठीक। अच्छा फिर इसको किसी सी से टच करा रहे हैं, सी,
इसको इसके पास कोई सी लेके आए और उसको सी से टच करा दिए, वो भी सेम ही तरीके का है, लेकिन वो उदासीन था। अगर वो उदासीन होगा तो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि नहीं? कुछ आवेश, आधा आवेश इस पर बचेगा, आधा आवेश क्या होगा, इस पर बचेगा। वैसे समान तरीके से डी से इसको टच कराएं, ये जो डी है ना वो भी सेम ही साइज का है, मतलब ये चारों गोले ए बी सी डी सब के सब एकदम समान है। सी और डी एकदम उदासीन थे, इन दोनों को एक एक बार ए और बी से टच कराया गया और सी और डी को हटा दिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, फिर फाइनली ए को तो वहीं रहने दिया गया, नायलॉन के धागे से लटकता रहा, लेकिन अब बी को पास ले आया गया। कितना पास? इतना पास कि जो बीच की दूरी है वो केवल कितनी बचे, 5 सेंटीमीटर। और अब लगने वाला जो बल है वो पूछा जा रहा है। हम पूरा क्वेश्चन समझा दिए भाई, फिर से बोल दे रहे हैं एक बार। ए और बी दो आवेश, दो गोले हैं, ए को ऐसे लटका दिए हैं, बी को उसके पास लाया गया, तो कुछ ना कुछ बल लगा, वो बल पता लगा लिया गया और एफ नाम से उसको लिख दिया गया। फिर सी और डी दो उदासीन समान साइज के गोले लाया गया और ए और बी से टच करके हटा के फेंक दिया गया। ए को तो वहीं रहने दिया गया, लेकिन बी को पास लेके आया गया 5 सेंटीमीटर की दूरी तक। तो ये है ए, ये है बी। तो अब पूछा जा रहा है कि अब लगने वाला बल कितना हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन दे इसमें कि क्या ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा F/2, 2F, तीसरा ऑप्शन 4F, चौथा ऑप्शन F/4, पांचवा ऑप्शन F, छठवां ऑप्शन कि सर कुछ तो है लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है, कि कुछ तो है सर, कुछ तो है लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कि सर ये कौन सा एग्जाम है जिसमें 6 ऑप्शन है? कोई ऐसा नहीं, मतलब ऐसे अपने मन से कोई हम बना दिए एग्जाम, नया एग्जाम होगा जिसमें 6 ऑप्शन है, ठीक है। चलो दिमाग लगाओ, रोको वीडियो 5-10 मिनट के लिए, सोचो तो अच्छे से। 10 मिनट ज्यादा हो गया, 5 मिनट में एकदम आराम सोच लोगे अच्छे से, तो रोको वीडियो। चलो बताएं, देखो सुनना ध्यान से भाई। देखो अगर समान आवेश समान साइज के गोलों को टच कराया जाता है, दोनों धातु के गोले हैं, जब दोनों धातु के गोले होंगे तो जो आवेश है उनका एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्लस दिखाया गया है, यहाँ पे प्लस दिखाया गया है 4 और यहाँ पे कितना प्लस दिखाया गया है 2। जब टच कराया गया होगा 4 का मतलब क्या हो गया कि मान लो Q1 है, Q1 कोई भी आवेश होता, अगर किसी समान साइज के गोले धात्विक गोले से टच कराते हैं तो दोनों पर आवेश आधा आधा बढ़ जाता। ये हम लोग आवेश के संरक्षण के नियम के टाइम पे समझे थे ये चीज। तो दोनों पर अगर आवेश आधा आधा बढ़ गया तो भाई 2 प्लस तो इस पे चला गया, ये C लेके भाग गया 2 प्लस को। जब C 2 प्लस को लेके भागा तो यहाँ पे केवल आधा आधा बच गया कि नहीं, तो यहाँ प्लस बच गया, बाकी 2 प्लस चले गए। मतलब अगर यहाँ आवेश था Q1 तो यहाँ हो जाएगा Q1/2। बात समझ में आ रही है? सिमिलर तरीके से यहाँ पर 2 प्लस था, मतलब मान लेते हैं Q2 था, लेकिन जब D से टच कराएंगे समान साइज का गोला है धात्विक, तो ये आधा आवेश उसमें भाग जाएगा, तो ये भी Q2/2 लेके भाग गया, तो भाई ये Q2/2 लेके भगा, तो यहाँ कितना बचेगा, फिर Q2/2 बच जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा अगर हम ये F लिखने की कोशिश करें, शुरुआत वाला, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक, ठीक है। तो अगर हम प्रारंभिक स्थिति में ध्यान दें तो क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बटा 10/100 का होल स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर से मान लो मीटर बदल रहे हैं तब, ठीक है। बोले हाँ सर ठीक है। अगर अब हम F' लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q1/2, Q1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा Q2/2। अच्छा ये दूरी कितना हो गया? बोले दूरी तो सर 5 हो गया, क्या जाएगा 10 नहीं 5 ना, 5/100, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि क्या फॉर्मूला था K Q1 Q2/R²। बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा 2 दूनी के 4, अब हम लोग को तुलना करना है ना, तो समान चीजों को बनाना पड़ेगा, समान चीज एक साथ लेके आएंगे। तो ऊपर हम क्या छोड़ देते हैं, K Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर K Q1 Q2 है, बटे कितना है 4, तो 4 को अंदर भेज देते हैं। अगर हम 4 को अंदर भेजेंगे तो देखना कैसे जाएगा, ये 2 × 5/100 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जब बाहर आते हैं तो स्क्वायर लेके बाहर आएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर इसको दे देगा। नीचे आया था 4, लेकिन जब अंदर भेजेंगे तो 2 का स्क्वायर अंदर चला गया, 5 दूनी के 10, तो ये क्या बना भाई, ये बन जाएगा K Q1 Q2 बटा 10/100 का होल स्क्वायर। और ये देखो ना, ये दोनों सेम टू सेम आ गए कि नहीं, ये दोनों सेम टू सेम आ गए, मतलब
ये एफ ही हो गया कि नहीं, तो एफ डैश और एफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इसका पांचवा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तुम ये देख लो अच्छे से। 14वें नंबर पे पेज पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ हम लोग कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल से कुलॉम्स लॉ पर बेस्ड। जो एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल थे वो भी कर लिए, और कुछ अच्छे जो बोर्ड में पूछे जा सकते थे वो भी कर लिए। भाई कुलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इनका आपस में तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से फोकस करके रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। सुनना समझना ध्यान से भाई। देखो जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा और फोकस करें, एक बार सुना तो बताए ना। अब हम लोग ना सीमाएं देखते हैं कुलॉम के नियम की सीमाएं, कि भाई कहां तक है जो हम लोग इसको लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर अरे सर कुछ ये कुछ वहां पे हो गया, कुछ उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो एक ही जगह हम लोग सारा डिस्कस कर लेते ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुलाम के नियम की सीमाएं। पहला नियम तो सबसे जरूरी बात ये, पहली सीमा, कुलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लगता है। केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, भयानक इंपॉर्टेंट बात भाई। केवल उन्हीं के लिए मान्य है जब आवेश कैसा हो, बिंदु आवेश हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर बिंदु आवेश मतलब, जैसे देखो सुनो, जैसे मालूम बोले कि हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है और इससे कुछ दूरी पर एक और बड़ा सा स्फीयर है, और इसमें प्लस 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 ऐसे है, और इस पे मान लेते हैं प्लस 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 कुछ भी, प्लस 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 इस पे भी मान लो। ठीक है, या माइनस 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 जो भी मान सकते हैं। लेकिन देखो ये इनके बीच की दूरी है और दूरी की तुलना में इसकी त्रिज्या बहुत बड़ी है कि नहीं, तो हम लोग इसको बिंदु आवेश नहीं मान सकते। जो अभी एग्जाम्पल किए हैं उसमें बीच की दूरी हम लोग बहुत ज्यादा माने थे और दोनों गोलों की त्रिज्या बहुत कम माने थे। लेकिन यहाँ उल्टा है। ऐसे केस में क्या, अगर इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी है R, तो क्या यहाँ पर हम लोग F बराबर K Q1 Q2 बटे R इसको लगा सकते? बोले नहीं सर, अभी यहाँ पे हम लोग कुलाम का नियम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये नोट कर लो इसको अच्छे से। तो एक और बात भाई, कुलाम का नियम जो होता है ना वो केवल स्थिर आवेशों के लिए लगता है। जो चलायमान आवेश है, जिनके पास कुछ ना कुछ गति है या त्वरण है, उनके लिए कुलाम का नियम नहीं लगता है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, उसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं अच्छे से। तो अब देखना सेकंड पॉइंट लिखो अच्छे से। कुलाम का नियम, अरे गड़बड़ लिख दिए, रुक जाओ। कुलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। कुलाम का नियम जो है ना वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। जैसे देखना, गतिमान आवेशों के लिए नहीं, गतिमान आवेशों के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा अब ना यहाँ एक दिक्कत है वो हम बता रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि भाई ये Q1 है, ये Q2 है, अगर यदि दोनों आवेश गतिमान है, ठीक है, दोनों आवेश गतिमान है, हम त्वरण की भी बात करें, ठीक है, कि त्वरण होगा या नहीं होगा, दोनों की किसकी है, बस वो चलना चाहिए, उसके पास कुछ ना कुछ अगर चाल है, यदि दोनों आवेशों के पास चाल है या अभी दोनों का चाल 0 त्वरण है, तो त्वरण के बाद क्या हो जाएगा, कुछ भी थोड़ा भी समय बीतेगा तो कुछ ना कुछ चाल आ जाएगा कि नहीं। तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है, इसका मतलब दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर F बराबर
के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लगा सकते हैं? बोले नहीं लगा सकते। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं कि Q1 है, Q2 है, R है, ऐसे है। यदि Q1 तथा Q2 में से कोई एक आवेश गतिमान हो, कोई एक आवेश गतिमान हो, तो ध्यान देना इस पे, यदि Q1 तथा Q2 में से कोई एक आवेश गतिमान हो तो कूलाम का नियम लगा सकते हैं। बहुत जरूरी बात भाई, बहुत जरूरी बात कि यहां पे अगर हमको लगाना हुआ केवल एक ही गतिमान है, चाहे Q1 और चाहे Q2, तो अब हम लोग यहां पर F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, इसको नोट कर लो एकदम अच्छे से, एकदम दिमाग में पूरा अच्छे से बैठा लो। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखना, सुनना समझना ध्यान से भाई। एक और बात कर रहे थे, छोटा सा क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं ना। सुनो तो, मान लेते हैं कि एक आवेश था, एक जैसे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर खूब ढेर सारा आवेश है। कितना आवेश है? मान लेते हैं उसके ऊपर आवेश है कैपिटल Q, ठीक है। उसको तोड़ के दो पार्ट में तोड़ दिए, तो पूछा जा रहा है कि वो दोनों आवेश के, जैसे मान लो तोड़े हम, जैसे मान लो कि ये मार्कर ही है, इस पर कुल आवेश है कैपिटल Q, उसको तोड़े तो दो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा कि नहीं? Q1 और Q2 मान लेते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि जो Q1 प्लस Q2 है वो कैपिटल Q के बराबर होगा। तो पूछा जा रहा है कि Q1 और Q2 का अलग अलग कितना मान हो कि उन दोनों को जब थोड़ी दूरी पर रख रहे हैं दोनों टुकड़ों को, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, ठीक हो। लिखो, ठीक है, लिखो। यदि, ठीक हो नहीं भाई, ठीक है ना, यदि एक बहुत बड़े आवेश या यदि एक वस्तु जिस पर आवेश कैपिटल Q है को Q1 तथा Q2, ठीक है, Q1 तथा Q2 में बांटा जाता है। यदि एक वस्तु जिस पर आवेश Q है को दो भागों Q1 तथा Q2 में बांटा जाता है, तो Q1 तथा Q2 का वह मान ज्ञात करें, Q1 तथा Q2 का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए Q1 तथा Q2 पर लगने वाला बल अधिकतम हो। Q1 तथा Q2 को जिसके लिए Q1 तथा Q2 पर लगने वाला बल अधिकतम हो। यदि Q1 तथा Q2 चित्रानुसार, किसके अनुसार बताओ? चित्रा के अनुसार, ठीक है। अरे चित्रा मतलब वो चित्र के अनुसार, ठीक है। Q1 तथा Q2 चित्रानुसार रखे हैं, ठीक है। Q1 तथा Q2 चित्रानुसार रखें। देखो दोनों ध्यान से भाई, ये हमारा Q1, ये है हमारा Q2। अब ये ख्याल रखना ना कि अगर कूलाम के नियम पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात ये समझ में आनी चाहिए तुम्हारे, कह रहे सर अगर कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लगता है
तो अगर आवेश फैला हुआ हो, या जो पिछली बार आप गोले वाला फिगर बनाए थे वो कैसे लगाएंगे, उसमें कैसे बल निकालेंगे, उस पर कैसे निकालेंगे सब कुछ, तो वो हम लोग ना आगे जाके हम लोग एक पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो वहाँ हम लोग ये सब कुछ सीखेंगे ना, वहाँ हम लोग बहुत सारी बात करेंगे। तो वहाँ हम लोग तरीका सीखेंगे कि जब आवेश फैला हुआ होता है, वितरित होता है अगर आवेश, तो उस तरह के क्वेश्चन को, उस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अच्छा। और अभी हम चाहे जितना भी फिगर बना रहे होंगे उन सब में तुम्हें समझ के रखना है। अगर ये बोल नहीं रहे फिर भी ये बात दिमाग में रखो कि अगर हम कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो जो आवेश होगा ना वो बिंदु आवेश ही होगा। ठीक है, तो चलो भाई ये फिगर बना लो, क्वेश्चन नोट कर लो और 5 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई करो। तो एक बार अच्छे से कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से भाई। अब समझ में आ सकता है कि सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है कि लगने वाला बल क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, अधिकतम, ये वर्ड ना बहुत दिमाग में बैठाओ। अधिकतम और न्यूनतम वर्ड अगर कभी भी यूज करेंगे तो ये एकदम तुम्हारे दिमाग में अच्छे से चलना चाहिए कि इसका एकदम फिक्स पैटर्न है। ठीक है, इसका एकदम फिक्स तरीका होगा, उसी तरीके से चल के हम लोग का हमेशा आंसर आएगा। ठीक है, देखो हल करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, हल पे आ रहे हैं। देखना, देखो एक बात तो कंफर्म है ना कि अगर Q1 Q2 उस कैपिटल Q से टूट कर आए हैं तो निश्चित तौर पे Q1 और Q2 का जो सम होगा वो कैपिटल Q होगा। ऐसा थोड़ी होगा कह रहे मार्कर को तोड़े, अरे सर ओहो टुकड़ा तो नीचे नीचे गिर गया बहुत सारा, चलिए जमीन से टुकड़ा उठा लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम 2 पार्ट में तोड़े हैं तो Q1 Q2 का सम कैपिटल Q के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से एक जो चर राशि है ना उसको कम कर सकते हैं। कैसे? Q2 का मान देख सकते हैं कितना, कैपिटल Q माइनस Q1। तो हमारे पास इसका मतलब 2 आवेश मिल गए। कौन कौन सा? बोले एक आवेश है सर Q1 और दूसरा आवेश है कैपिटल Q माइनस Q1। बीच की दूरी कितनी है? R। अगर हम F1 लिखे तो F क्या आएगा? K Q1 कैपिटल Q माइनस Q1 बटा क्या? R स्क्वायर। ठीक है, अब सुना ध्यान से भाई, अगर y जो है ना, कोई भी y अगर x पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है, तथा हमको ये चाहिए कि y जो है ना वो क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, अधिकतम। साथ ही साथ में ना कई बार इसको न्यूनतम भी बोल सकते हैं। अगर y न्यूनतम चाहिए, मान लो y x पर निर्भर कर रहा है और हमको y न्यूनतम चाहिए, तो भी हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? अवकलन कर देते हैं। किसका? y का x के सापेक्ष, और उसको किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, तो वो जो x का मान आएगा ना उस x पर y क्या हो जाएगा? अधिकतम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर y x पर निर्भर करता है और हम लोग को y चाहिए कि y अधिकतम हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे y का x का सापेक्ष, और यहाँ से जो x का मान आएगा उस x पर y क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इसको लिखना है, रटना है एकदम। अब ध्यान देते हैं, हम लोग का जो ये F बल है, F बल क्या ये Q1 पर निर्भर कर रहा है? Q1 पर? बोले हाँ सर। अब देखो किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर F तो Q1 के साथ साथ कैपिटल Q पर भी, K पर भी और R पर भी निर्भर कर रहा है, तो आप किसी और की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप केवल Q1 लेके चल रहे हैं? इसलिए लेके चल रहे हैं ना कि हमको वेरिएबल को चुनना होता है, कौन है जो बदल रहा है। तो भाई हम Q1 हमारे हाथ में है, हम Q1 को ही बदल सकते हैं। बोला गया ना कि Q1 का मान बताना है, इसका मतलब Q1 फिक्स नहीं है, Q1 हमारे ऊपर, हम Q1 के मान अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसमें से केवल चर राशि को चुनते हैं, वेरिएबल को चुनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना F का अवकलन कर देंगे Q1 के सापेक्ष। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा आसान तरीके से लिख लेते हैं एक बार। F बराबर K बटा R स्क्वायर, Q1 का गुणा कर दो, Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। अब देखना, जिसका जो कांस्टेंट होता है, जो अचर राशि होती है, अचर राशि को चुपचाप से बाहर कर देंगे। कैपिटल Q भी अचर राशि है, जिसके रेस्पेक्ट में करते, याद आ रहा है सब? पानी याद है ना भाई? अवकलन याद है ना? ये सब कक्षा 11 की बातें हैं। जिसका अवकलन करते उसमें पावर आगे एक पावर कम कर देते। देखो अगर x की घाते n है तो एक घात आगे और एक घात कम कर देते हैं। ठीक है, तो रख दिए, Q आ गया। Q1 का अवकलन कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ देखेंगे अगर Q1 स्क्वायर का तो माइनस पावर आगे 2 और एक पावर कम, तो कितना आ जाएगा?
2q1 आ जाएगा। किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अधिकतम चाहिए। तो बस ध्यान दो इस पे, अगर हम लोग इधर उधर करें तो q बराबर 2q1, q1 बराबर q/2। तो ये आ गया वो q1 का मान जिसके लिए लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा। अच्छा, ये अगर q1 है तो q2 बेचारा कितना आएगा? बोले q2 आ जाएगा सर q माइनस q1, q में से q/2 घटा देंगे तो q2 भी कितना आ जाएगा? q/2 आ जाएगा। तो ये वो मान है जिस पर q1 q2 के बीच लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम। क्या इंपॉर्टेंट है? बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन ना गुरुत्वाकर्षण में भी बनता है। जैसे एक बड़ी भारी वस्तु है, उसको ऐसे बीच या कहीं से भी तोड़ दिए, उसको कुछ दूरी पर रख दिए, तो उनके बीच लगने वाला बल अधिकतम हो, उसके लिए इस m1 m2 का मान कितना होगा? तो बोले m/2 होगा, ठीक है। तो याद रखो भाई, ये ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसा ही गुरुत्वाकर्षण में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे कि कूलाम के नियम का सदिश योग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, थैंक यू।